और ईवीएम में घोटाले करके वोटर की वोट चोरी की देश के संविधान के हिसाब से बहुत जरूरी है कि वो जिस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं उनका वोट उस प्रत्याशी को जा रहा है। अगर वोटर को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा कि उसकी वोट उसी प्रत्याशी को जा रही है जिसको वो वोट दे रहे हैं, और अगर सच मायने में उसकी वोट की चोरी हो रही है, तो ये देशद्रोह है। ये देश के संविधान के साथ, देश के प्रजातंत्र के साथ, देश की जनता के साथ धोखा है। पहले 2 मशीनें काम करती थी, एक बैलेट यूनिट होती थी, एक कंट्रोल यूनिट होती थी। बैलेट यूनिट चुनाव से पहले जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं और कौन सी मशीन किस विधानसभा में जाएगी, उससे पहले इलेक्शन ऑफिस से जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं उनके और इंजीनियर्स के बीच में बात होती थी, और उस बैलेट यूनिट के ऊपर जो प्रत्याशी वहां चुनाव लड़े, कमीशन ने उस बात को नहीं माना और फिर वो सारी मशीनें काउंट करने की, उन्होंने केवल 1% मशीनों को काउंट करने की बात की। लेकिन इसमें जो असली खेल हुआ है, क्यों वीवीपैट पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उसका कारण है जब पहले चुनाव हुआ था 2014 में, उस वक्त इस कंट्रोल यूनिट को दिया और कंट्रोल यूनिट मैसेज देती थी उसको वीवीपैट को, और उसके बाद वो पर्ची दिखती थी, छपती थी और वो नीचे गिर जाती थी। लेकिन गिनती पूरी नहीं हुई और 2019 के चुनाव में क्या किया, पूरा खेल हो गया, वीवीपैट के साथ ही खेल हो गया। अब बैलेट यूनिट डायरेक्ट उसको नहीं बताती, कंट्रोल उसको सूचना नहीं देती कंट्रोल यूनिट को, बल्कि वो वीवीपैट को देती है और वीवीपैट उसको फिर कंट्रोल यूनिट को देती है। और कंट्रोल यूनिट में वोट आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। वो रिकॉर्ड वो होगा जो आपकी वीवीपैट उसको सूचना देगी। वीवीपैट में क्या प्रोग्रामिंग करनी है वो हर चुनाव के क्षेत्र के हिसाब से, प्रत्याशियों के हिसाब से होती है। वहां जो लोग उसमें शामिल हैं, जो इंजीनियर शामिल हैं, पहले जैसे आप जानते हैं ECIL और EL, BEL, ये डिपार्टमेंट जो शामिल थे, उनके साथ जो इंजीनियर शामिल है, जो बाहर की यूनिट भी शामिल है, क्योंकि वीवीपैट को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो अगर उसमें प्रोग्रामिंग इस तरह की है कि आपने वोट दिया, उसमें दिखाया, लेकिन वहां काउंटिंग में कुछ और दिखाना है, अगर वो वीवीपैट के द्वारा सूचना उसको दी जा रही है, क्या उसमें काउंटिंग दिखानी है, कितनी वोट किसको प्रत्याशी को जा रही है, तो सारा खेल वीवीपैट का है। यानी जो सूचना पहले बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट को डायरेक्ट देती थी, अब 2019 के चुनाव से वो कंट्रोल यूनिट को देने की बजाय वीवीपैट को दे रही है, और वीवीपैट उसके बाद उसको कंट्रोल यूनिट को दे रही है। तो पूरा का पूरा खेल वोट का चोरी का है। और इस तरह के, जिस तरह आपने देखा होगा, एक छत्तीसगढ़ के एक बीएसपी के प्रत्याशी चुनाव लड़े और जिस बूथ पे उनका खुद का वोट था, वहां उनके परिवार का, रिश्तेदारों का भी वोट था, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो उस बूथ से उसको कोई भी वोट नहीं मिला। इससे इस बात का भरोसा बढ़ता है कि वीवीपैट में पूरी गड़बड़ी है। इसका मतलब पूरा जो ईवीएम है, ईवीएम का चुनाव भरोसे करने के लायक नहीं है। और ये जो मैंने भी आपको बताया, इसके बारे में कन्नन गोपीनाथन, जो एक ब्यूरोक्रेट थे, एक IAS ऑफिसर थे, वो इलेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने खुद द क्विंट में ये रिपोर्ट दी है कि इस तरह वीवीपैट में और ईवीएम में इस तरह घोटाला हो सकता है, चोरी वोट की हो सकती है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो IAS ऑफिसर खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में उन्होंने इंजीनियरिंग की है, तो उनको पूरा अपना रिसर्च वर्क के आधार पे उन सीनियर IAS ऑफिसर ने द क्विंट में ये पूरी की पूरी रिपोर्ट दी है। और वो रिपोर्ट, वो वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी। उस वीडियो को देखने के बाद ये कोई संदेह नहीं रह जाता, और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है कि वो वोटर का भरोसा कायम करे। लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस जिद पे अड़ा हुआ है और वो जाके अगर गांव में दिखवा रहा है कि देखो जी इसमें मशीन में गड़बड़ी हम डाल के दिखा रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि जिसके पास यूनिट, जिसके पास वो कंट्रोल में ईवीएम है, वीवीपैट है, जिसके कंट्रोल में, और जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इंजीनियर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं,
जो आउटसोर्स होते हैं, जो बाहर की प्राइवेट कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको विनोवर नहीं किया जा सकता। इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि जब अधिकारियों तक को विनोवर कर लिया जाता है या डरा दिया जाता है, जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं या जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जहां काउंटिंग होती है, वहां आपने देखा होगा कई जगह सपा के उम्मीदवारों को, कई जगह बसपा के उम्मीदवारों को, कई जगह आरजेडी के उम्मीदवारों को, चाहे वो यूपी वाला चुनाव हो चाहे बिहार वाला चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर कई जगह बीएसपी के प्रत्याशी को, सपा के प्रत्याशी को, आरजेडी के प्रत्याशी को उन्होंने जीत डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया। लेकिन उसके कुछ देर बाद उन अधिकारियों ने बीजेपी के लोगों को जीता हुआ डिक्लेयर करके उनको सर्टिफिकेट दे दिया। अब आदमी लड़ता रहे। और कितनी सारी कंप्लेंट्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डाली हैं। अगर सपोज करो जिसको धोखे से हरा दिया, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दोबारा गिनती की बात की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिजेक्ट कर देता, तो उसके बाद वो कोर्ट जाए, कोर्ट में लड़ता रहे, तारीख पे तारीख, 5 साल निकल गई। इस वजह से वो लोग फिर कोर्ट में भी नहीं लड़ पाते। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी टाइमली डिस्पोज ऑफ नहीं करता है, उनकी टाइमली हियरिंग करके कभी भी आप देखोगे रिकाउंटिंग तो कभी होती हमने देखी नहीं है। तो इस तरह जब इस तरह आमादा है, अगर कोई सरकारी तंत्र किसी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता के साथ मिलके अगर बेईमानी करना चाहे तो उस बेईमानी को कोई रोक पाना एकदम असंभव बात है। इसलिए ईवीएम पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव के पक्ष में नहीं है। और इसके लिए महमूद पराजा जी से वो बताएं कि परसों किस तरह का धोखा किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे जो जाने की बात थी, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले इनको पुलिस लेके चली गई थी, तो वहां का के बारे में आप बताएंगे। अरे सुनो भाई, ये सब मत करो, अब छोड़ दो इसको, छोड़ दो। खराब हो जाएगा, गिर जाएगा तो गिर जाएगा। ठीक है भाई, कितना सभी ईमानदार पत्रकारों को मेरा अभिनंदन। आप लोग अपना रोल जो 4th पिलर का है डेमोक्रेसी का, वो बहुत अच्छे से निभा रहे हो। गौतम जी ने अभी मुझे कहा है कि मैं आपको परसों के धोखे के बारे में बताऊं। देखिए, एक बात ये अब तय हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पृथ्वी पर सबसे बड़े सच्चे ईमानदार व्यक्ति जो पैदा हुए हैं, उसके ना पहले ना बाद में कोई ईमानदार इनसे बड़ा व्यक्ति पैदा हो ही नहीं सकता। ये बात तो सबको पता ही है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन के मेंबर का, तो रातों रात इन्होंने कानून लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर ये काम किया कि अपना नॉमिनी बना लिया इलेक्शन कमीशन में तीसरा। तो अब एक बात तो तय हो गई कि जो हमारे सबसे ज्यादा इतिहास में ना भूतो भविष्यति सबसे ज्यादा ईमानदार और सच्चे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं और इलेक्शन कमीशन वो अपॉइंट करते हैं। एक बात तो ये तय हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जो परसों कांड हुआ था हम लोगों के साथ, आप सब ईमानदार पत्रकारों ने देखा भी और पूरे देश में लाइव भी किया कि वहां सीनियर आईपीएस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स ने हमसे कैसा झूठ बोला कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। हमें वहां से सुप्रीम कोर्ट से मैसेज आया कि आप लोगों को 4 लोगों को लेके आए। ये आप सब लोगों के सामने हुआ था। क्या कोई सीनियर सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी, अगर वो स्वयं अपराधी ना हो, ऐसा झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। अब ये पुलिस अधिकारी तो पोस्ट ही अमित शाह साहब करते हैं, मोदी जी करते हैं दिल्ली पुलिस के। जब वो आप सब लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, तो जो मोदी जी द्वारा अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन के मेंबर होंगे, वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, कितना झूठ बोल सकते हैं और कितना सच बोल सकते हैं, ये आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैसे वो आईपीएस अधिकारी झूठ बोल रहे थे, वैसे ही चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, क्लियर कट झूठ बोल रहा है। सबको पता है कि ईवीएम में धांधली कोई छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है। और अगर कोई ईमानदार अफसर जो चौकीदार इलेक्शन कमीशन बोलता है ना, जो अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में
कि हमने हर जगह ईमानदार चौकीदार लगा रखे हैं। अगर कोई 100% ईमानदार भी चौकीदार लगा दे, हजारों की संख्या में, हजारों नहीं लाखों की संख्या में इसका प्रयोग होता है व्यक्तियों का। चुनाव आयोग के पास लाखों व्यक्ति नहीं है। अगर सारे के सारे ईमानदारी से भी काम करें, क्योंकि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी लोकसभा के इलेक्शन के लिए बता रहा हूं मैं, जब वीवीपैट बनेगा तो जब नॉमिनेशन पूरे हो जाते हैं, जब कैंडिडेट्स के नाम पता लग जाते हैं, जब ही तो वो उसमें इंड्यूस करेंगे ना कौन कौन कैंडिडेट हैं। और ये कम से कम पूरे देश में 543 जगह होता है, उसमें कितने प्रकार के लोग जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, अपने इंजीनियर 543 नहीं है, तो प्राइवेट लोगों को एंगेज करके ये काम कराया जाता है। मैं मान लिया कि वो भी सब ईमानदार होते हैं, तब भी ईवीएम धोखा है, धोखा है, धोखा है। इसके बारे में बात करना ही फिजूल है, बेकार है। मैं अपनी बात इस संदर्भ में ये कह के खत्म करता हूं कि 2 चीफ इलेक्शन कमीशन और ये जो अधिकारी पूरे गांव-गांव और देश-देश जाके डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये इस देश की जनता की आवाज है, इतनी मजबूत आवाज है कि मजबूर होकर पहली बार हिस्ट्री में चुनाव आयोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में देने को तैयार नहीं था, ये मशीनें छूने की बात नहीं, अब तो सड़कों पे ले जाके दिखा रहे हैं। तो ये इस देश की जनता की सबसे बड़ी सफलता है, और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है उसका भी सबूत है सबसे बड़ा। इसके आगे जो ये 2 चीफ इलेक्शन कमीशन उतारे गए, वो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आपके दर्शकों से, जाके वो देखें, वो तो उनका क्या लाइन नजर आती है इन दोनों इलेक्शन कमीशन की, कि जो ये सैंपल सर्वे हो रहा है, जो सैंपल 2% ये वीवीपैट में से उठाते हैं, उसको ये मापदंड मान के ईमानदारी से चुनाव हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। ये दोनों के दोनों, एक कुरैशी साहब हैं और एक रावत साहब हैं, आप उनके इंटरव्यू देख सकते हैं। एक कुरैशी साहब ने देग में से चावल का एग्जाम्पल दिया था, पतीली में से, जैसे कि भारत के नागरिक वोटर्स पतीली के चावलों जैसे हैं, एक चावल देख लिया और सब देख लिया। एक एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, और दूसरा एग्जाम्पल ये दे रहे हैं रावत साहब के एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर इसमें 2% का है सिर्फ, तो इसलिए तो बिल्कुल 100% सुरक्षित है। अब ये मार्जिन ऑफ एरर अगर 2% का है तो ये कितना सुरक्षित है, मैं आपके सामने पेश करता हूं। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख वोट पड़े तो 2% कितने हुए, 20,000 वोट। 20,000 वोट मार्जिन ऑफ एरर, जो मोदी जी के सबसे बड़े सिपहसालार हैं जिसको डिफेंड करने के लिए, वो बता रहे हैं कि 20,000 का अगर 10,000 वोट पड़े, 10 लाख वोट पड़े, तो 20,000 का मार्जिन ऑफ एरर होता ही है और हो ही सकता है। दुनिया में मैं जैसे मशीनों के बारे में बता रहा हूं, कोई भी चिप या मशीन ऐसी नहीं बनी जो खराब ना होती हो, जो टेम्पर ना की जा सकती हो, दुनिया में नहीं बनी कोई। उसी तरीके से दुनिया में कोई भी सैंपलिंग का ऐसा मेथड नहीं बना जिसमें मार्जिन ऑफ एरर ना हो। इसमें तो वो खुद ही बता रहे हैं 2% है। मैं आप लोगों के सामने ये भी रखना चाहता हूं देश की जनता से, हमें टेक्निकलिटीज में जाना ही नहीं है, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे और कुछ नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या चुनाव सैंपलिंग से होता है? क्या एक वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता? जिन इलेक्शन कमीशन को, वो हमारे इलेक्शन कमीशन कितने लंबे लंबे टाइम तक रहे, ये नहीं पता क्या वो इलेक्शन कमिश्नर बनने के लायक थे कि एक वोट से भी चुनाव हारा और जीता जाता है? वो बता रहे हैं कि 10,000 सरकार गिरी थी, तो एक वोट से मैं सरकार... एक थोड़ी एक बार, मैं वो तो चलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैं ये सैंपलिंग की बात बता रहा हूं। चुनाव का कॉन्सेप्ट ही है, एक भी व्यक्ति अगर ज्यादा वोट किसी को मिलेगा तो वो जीतेगा। और ये क्या बोल रहे हैं, 10 लाख में से 20,000 वोट इधर उधर हो जाए, कोई बात ही नहीं है। क्या इनको समझ है इलेक्शन कमीशन बनने की? और अगर समझ है तो इतनी बड़ी बेईमानी जनता के सामने परोसने की इनको क्या कोशिश करनी चाहिए? तो जनता इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि बिल्कुल किसी डिस्कशन में नहीं पड़ना है। देश की जनता ने डिसाइड कर लिया है, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, और अगर किसी को कोई शुबा है, कोई शक है, तो रास्ता हमारी ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, हम आप सबके सामने डिबेट करने के लिए तैयार है। ये दोनों इलेक्शन कमीशन आ जाएं, यहीं आ जाएं, या हम आ जाएंगे, उनके सामने डिबेट करने को तैयार है। हम ये दिखा देंगे और उनके मुंह से हाँ कहलवा लेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये इतना बड़ा रिस्क का काम आपको लग रहा होगा मैं कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो 100% झूठ बोल रहे हैं, 1 मिनट में पकड़े जाएंगे। हम उनके मुंह से ये कहलवा लेंगे, दोनों चुनाव आयोग आ जाए रिटायर्ड, कि हाँ इसमें धांधली होती है, और पेपर बैलेट से अगर चुनाव होगा तो जल्दी होगा, पहला सुरक्षित होगा, दूसरा और कम से कम धांधली वाला होगा, तीसरा।
और सबसे कम खर्च वाला होगा चौथा। ये 4 पॉइंट्स का हम चैलेंज मोदी जी को भी और ये जो 2 सिपह सालार इन्होंने जनरल्स उतारे हैं उनको भी दे रहे हैं। मोदी जी तो नहीं आ सकते, खैर बिजी होते हैं वो बहुत सारे कामों में, लेकिन ये दोनों चुनाव आयोग जो जनता को झूठ बोल रहे हैं इस तरीके से, वो आके हमसे डिबेट कर लें, हम आप लोगों को सीधे सीधे बता देंगे। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हम लोगों ने एक सभी जो संगठन है जैसे ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन हैं, भानु जी उसके साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहे हैं। दूसरा जो हॉकर्स एसोसिएशन हैं, जो दूसरे ट्रांसपोर्टर्स दूसरे एसोसिएशन हैं, जो RWS हैं, और जो दूसरे संगठन है इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज भी है दूसरे। एक तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को जाके ये कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कि हम उनको भी प्रेजेंटेशन दें इस बारे में कि पेपर बैलेट के अलावा, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज और लॉयर्स भी अभी भी वीवीपैट के झांसे में आ रहे हैं, तो उनको इससे वीवीपैट के झांसे से दूर करना है। और दूसरा एक हम लोग एक बैनर इशू कर रहे हैं, नहीं आप करो जो हम चाहेंगे कि ये सभी लोग, आपको डीसी कपिल साहब ने सबको ये आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है, मोबाइल पे भेज दिया, ये इधर दिखाइएगा। अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपने गाड़ियों पर, ऑडियो पर, अपने व्हाट्सएप मैसेज पे अपना इसको डिस्प्ले लगाएं, व्हाट्सएप पे डिस्प्ले लगाएं, हर जगह जिस भी सोशल मीडिया पे वो इसको डिस्प्ले लगाएं। ये भी हम गुजारिश कर रहे हैं। क्या लिखा है इस पे? पढ़ के बताइए। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, और उसके बाद पिक्चर्स है उसके नीचे, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। सबने देख लिया, सबको क्लियर हो गया। और 2 जो फोटो हैं इसमें बाकायदा एक में ईवीएम जिसको कट किया गया है कि इससे चुनाव नहीं, और बैलेट पेपर उसमें बैलेट डालते हुए बैलेट बॉक्स में वो दिखाया गया है कि इसी को आगे इस्तेमाल करना है, बैलेट पेपर से चुनाव होना, ये दिखाया गया है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये लगाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में और पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जनता में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता है। हाँ, मुझे कुछ RSS के लोगों ने भी, जो उनके पन्ना प्रमुख हैं, उन्होंने भी मुझे पकड़ा। वो कह रहे हैं भैया ये बताओ, ये मोदी जी क्या हम पे भरोसा नहीं करते? ये हमसे पूछ रहे हैं, वो जो ईवीएम से जीतना चाहते हैं चुनाव, हम पे इतना भरोसा कम है इन्हें क्या, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे? ये उनकी पीड़ा भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही बात मुझे आपसे करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बातें और जो अभी महमूद जी ने बताई, उसमें 2 चीजें। इन्होंने कहा 543 लोकसभा सीटें हैं जिन पे चुनाव होता है, कि 543 इंजीनियर इनके पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक लोकसभा के अंदर ही हजारों मशीन इस्तेमाल होती हैं, तो लाखों मशीन 543 पे, उसमें प्रोग्रामिंग के लिए कितने लोग इनको चाहिए, कितने लोगों का इस्तेमाल होता होगा, किस किस पे भरोसा किया जाए, किस किस को विनोवर नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, बूथ पे जाके हर एक बूथ पे करना डालनी पड़ेगी। नंबर 2, द क्विंट की रिपोर्ट पे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रिपोर्ट हुई है, अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर साइलेंट है कि जो बैलेट यूनिट से मैसेज जाता था कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट से जाता था वीवीपैट को, इन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने कर दिया, अब बैलेट यूनिट से जाता है वीवीपैट को, और वीवीपैट से जा रहा है कंट्रोल यूनिट को। यानी इतना बड़ा धोखा हो रहा है, और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप है। ये उनको रिपोर्ट होने के बावजूद उस पर कोई बोल ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब साफ है, इलेक्शन कमीशन की नीयत पे देश के लोगों को संदेह है। हमें ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए। साथियों, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की इस आज की प्रेस वार्ता में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बहुत मजबूत प्रहरी मेरे सभी प्रेस वाले साथियों का आज बहुत बहुत अभिनंदन, आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं वो 2-3 बातें हैं साथियों। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया जो अभी आदरणीय भाई राजेंद्र गौतम जी ने बताई हैं और भाई महमूद पराचा जी ने बताई हैं कि किस तरह से ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली हो रही है, और किस तरह से इस धांधली को बरकरार रखने के लिए, बचाए रखने के लिए 2 पहलवान मोदी सरकार ने मैदान में उतारे हैं जो पिछले हैं खिलाड़ी। और बार बार
जगह जगह जाके इलेक्शन कमीशन अभी ये मशीनों को दिखा रहा, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, देखो हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल उनसे, इलेक्शन कमीशन से, हालांकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, पर फिर भी मैं कहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन जिन लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है, दिखाने से पहले ये बताता है कि ये ईवीएम मशीन की जो तकनीक है वो क्या है? ये बताता है कि ये तकनीक कैसे काम करती है? ये बताता है कि इसमें किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकती है या नहीं हो सकती? बताता है। क्या ये बताता है कि ये जो मशीनें हैं ये कहां से सर्टिफाइड हैं, किस जगह से सर्टिफाइड हैं? आप अगर खाने की चीज लेने जाते हो तो उस पे IFSSI का निशान होता है, होता नहीं होता? FSSI का निशान होता है नहीं होता? बाकायदा उसकी मोहर लगी, यानी वहां से सर्टिफाइड है। आप और कोई चीजें लेते हो तो ISI का निशान होता कि नहीं होता? सर्टिफाइड होता। माना आप कुकर लेने चले जाओ तो उस पर लिखा होता ना ISI मार्क, उसका सर्टिफिकेशन होता है। ईवीएम मशीन के पास है क्या? वीवीपैट मशीन के पास है क्या? ये किसने बनाई, इसका कोई डाटा उसके पास है क्या? जिसने बनाई क्या उसने पेटेंट कराया? ये है क्या उसके पास में? कराया तो कहां कराया? ये जो सारी चीजें टेक्निकलिटी, हम एक एक चीज को जानते हैं। और ये जितने दो पहलवान उतारे हैं ना, कुरैशी और रावत, इन दोनों को चैलेंज, वर्तमान इलेक्शन कमीशन को चैलेंज, तुम में अगर हिम्मत है, तुम अगर वाकई में सच कह रहे हो और ये सब कुछ सच है, मैदान में आओ ना, मैदान में आके खुली डिबेट करते हैं, दुनिया भर के मीडिया को बुलाओ और उस समय जो सच सबके सामने आएगा उसे दुनिया को दिखाओ। नहीं, मशीन भी एक्सचेंज करो, हम अपनी दे रहे हैं, आप अपनी दो, निश्चित रूप तब से पता लगेगा ना। तो ये सब कुछ उनमें हिम्मत नहीं है। ये किसी कोने में बिठा के कहीं कैसे ये टर मचाने के लिए लोग खड़े कर दिए हैं। हम इससे घबराने वाले नहीं हैं और इस देश की जनता भी उनके झांसे में आने वाली नहीं है। और इस सबके पीछे है कौन? असली जो चीज है, इस सबके पीछे है कौन? क्या इलेक्शन कमीशन? नहीं, महमूद भाई ने बता दिया। इलेक्शन कमीशन तो जिसने अपॉइंट किया है वो उसके हाथ की कठपुतली है, वो तो उसके लिए काम करता है। और किया किसने? सरकार ने। तो असली खेल किसका है इसके पीछे? इसके पीछे खेल है सरकार का। और वो इस बात से भी सिद्ध होता है कि जब हम पटियाला हाउस कोर्ट से चुनाव आयोग तक मार्च करना चाहते थे, हमें रोका किसने? दिल्ली पुलिस ने। किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के अंडर में। कौन है मुखिया? अमित शाह। अमित शाह और मोदी कौन है? दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब सरकार ने हमें रोका। क्यों? कि जनता के सामने सच ना आ जाए। वो समझ गई है कि ये तो इतनी बुरी तरह से तुल गए हैं, ये तो ऐसे आके मैदान में डट गए हैं कि इनसे कैसे जान बचाई जा, तो इन्हें कम से कम वहीं तक जाने से रोको आप, ताकि सच ना पता लग जाए। और यही चीज हुई परसों। परसों हम कर रहे थे? क्या अपराध था हमारा? कोई अपराध नहीं। उस दिन मैक्सिमम संख्या में, हजारों की संख्या में एडवोकेट्स थे, कुछ हमारे और भी साथी थे सिविल सोसाइटी के, लेकिन मैक्सिमम, आप तो सारे मीडिया के साथी वहां पे थे, आपने तो अपनी आंखों से देखा, वो सारे के सारे साथी जो वहां पे थे एडवोकेट थे। और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाना चाह रहे थे। क्यों जाना चाह रहे थे? हमारे साथ में बैठे हैं, ये देखिए अतुल भाई जी बैठे हैं, अतुल पटेल जी, ये गुजरात से हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल के ये जगह जगह वीवीपैट का प्रदर्शन, ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये अपनी मशीन लेके आए थे और हम बाकायदा जाके उस मशीन के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। पुलिस कहती है कि आप जा नहीं सकते, धारा 144 लगी है। भाई धारा 144 लगी है तो मुंह जवानी थोड़ी लगती है, कुछ कागज पे लिखत पढ़त हुई होगी, किसी ने तो जो कागज बनाया होगा, आदेश दिया होगा। महमूद भाई ने पूछा तो कहां भैया धारा 144? हमारे पास नहीं है धारा 144। तो वैसे ही कह रहे हो भाई, तुम सरकारी आदमी हो, हम वकील हैं, कानून की बात कर रहे हो, हम कानून की बात कर रहे हैं, तो दिखाओ धारा 144। पुलिस ने धारा 144 का कागज हमें नहीं दिखाया, कोई आदेश नहीं दिखाया। इसका मतलब साहब एक धारा 144 नहीं है। उन्होंने मुंह जवानी कर रखी है। और एडिशनल डीसीपी वगैरह भी सब वहां पे थे। फिर वो कहने लगे कि भाई हम आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो वहां से सुप्रीम कोर्ट से आया है आदेश कि भाई इनको यहां तक नहीं पहुंचने देना। तो महमूद भाई ने कहा कि भैया फिर उसे दिखा दो। जो सुप्रीम कोर्ट से आया है
चीफ साहब से आया या कहां से आया तो उसे दिखा दो कि इन्हें वहां नहीं जाने देना, कि वो नहीं, हम वो भी नहीं है उस पर। और क्योंकि आपको मालूम है कि गाइडलाइंस है, क्या गाइडलाइंस है भाई, गाइडलाइंस दिखा दो, तो गाइडलाइंस भी नहीं दिखा रहे। मतलब सब कुछ मुंह जवानी है यार मेरे। तुमने वर्दी पहन रखी है, शेर का निशान तुम्हारे इस टोपी पे लगा है, तुम संविधान के तहत काम कर रहे हो, कानून के तहत काम कर रहे हो। हम कानून के लोग हैं, कानून दिखाओ ना हमें रोकने का। और फिर भी अगर हम मान लेते हैं तो धारा 144 हो या कोई भी हो, संविधान से ऊपर थोड़ा ही है। संविधान का अनुच्छेद 19 और संविधान का अनुच्छेद 21 इस देश के हर नागरिक को, हर किसी को, 140 करोड़ नागरिकों को अधिकार देता है कि वो कभी भी कहीं भी शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, बिना किसी हथियार के अपनी बात रख सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। यह संविधान, तो धारा 144 संविधान के ऊपर थोड़ी है, संविधान ऊपर है। बावजूद उसके हम कानून के मानने वाले हैं। हमने किसी ने किसी भी तरह का कानून के विरुद्ध जाके काम करने की हालांकि था नहीं, फिर भी हमने उनकी बात मानी। तो उन्होंने क्या कहा हमसे, अब आप देखिए कि क्या चालबाजी शुरू होती है सरकार का। आप देखिए हिसाब किताब कैसे चल रहा है और कितनी अंदर से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई 4 आदमी चलो, हम सुप्रीम कोर्ट आपको लेके चलने। हमने कहा चल भैया। तो हम 5 आदमी हो गए। एक मैं था, एक महमूद भाई, एक हमारे सत्यप्रकाश जी एडवोकेट, एक हमारे साथी मुकेश राजपूत एडवोकेट और एक आदमी हमारे साथ दीवान सिंह एडवोकेट। हम पांचों को आप सबने रिकॉर्ड किया, गाड़ी में बिठा के हमें ले गए। अब जब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के सामने तो बड़ी मजेदार बात होती है। वो जो बेचारे 3-4 पुलिस वाले थे वो कह रहे उतारो भाई, गाड़ी रोक ली वहां। तभी कोई फोन आता है, मुझे पता नहीं कहां से आता, ऊपर से आता है, क्योंकि आजकल तो ऊपर से आते ना, तो ऊपर से आया होगा। तो वो फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई इन्हें मंदिर मार्ग लेके जाओ। हमने कहा भाई यहाँ की बात हुई थी, अब मंदिर मार्ग, तो हमारा अपहरण करके, इसे अपहरण कहेंगे कानून की भाषा में, हमारा अपहरण करके हमें धोखा देके 420 हुई, चीटिंग की हमारे साथ। सो हमें कह के सुप्रीम कोर्ट और वहां से उठा के ले गए हम मंदिर मार्ग थाने। 1.5 घंटे रखा और उसके बाद छोड़ा और उसके बाद हमने सारी बातें सबको बताई। तो ये सब कौन करा रहा है? सरकार। बेईमान कौन है? ये तो ईमानदार कह रहे हैं, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं, बेईमान कौन है? सरकार। और सरकार किसकी है? कौन चला रहा? एक ही आदमी तो है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेईमान असली वो है, वो जो सच सामने नहीं आने देता। तो वो जो सारी चीजें हैं सब कुछ लगातार हो रही हैं और सरकार अंदर से बहुत डरी हुई है। और लोगों का रेस्पॉन्स, मैं धन्यवाद आपको बार बार देता हूं कि आप जिस तरह से हमारी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हो। लोगों का रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त है कि हमारा जो फोन है वो हर समय एंगेज आ रहा है, इतने फोन लगातार आ रहे हैं। ठीक है ना? बाकी उसके विषय में क्या करना है हमारे आदरणीय डीसी कपिल साहब सारी चीज बताएंगे। पर मैं एक चीज आपके सामने सिर्फ रखना चाहता हूं, हमारा प्रोग्राम अब इसके साथ साथ जो आगे चलेगा, इस समय 17 तारीख से यानी कल से जो प्रोग्राम हमने बताया था कि जो ज्ञापन देना है राष्ट्रपति को, वो 17 तारीख से सिग्नेचर करा के 25 तारीख को मतदाता दिवस पर हर जिले में देना है। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने अभी से देना शुरू किया, उसके विषय में हिजम राजेंद्र सिंघा साहब के कहां दिया जा चुका है वो बताएंगे आपको। लेकिन मैं उससे आगे की जो बता रहा हूं कि आगामी जो हमारा प्रोग्राम है वो आपको और पूरे देश में लोगों को जाना बहुत जरूरी है। और इस बात को जितने भी हमारी स्टेट की यूनिट हैं, जितने भी देश भर में जिलों में और लोकसभाओं में हमारे साथी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये उन सबसे हमारा निवेदन है कि वो तैयारी इसके हिसाब से करें जो आगामी प्रोग्राम हमारा होने वाला है। मैं बता देता हूँ वो तो जो प्रोग्राम है उस कपिल जी बता देंगे प्रोग्राम के विषय में उसको 31 को छोड़ देता हूँ, बाकी वो बता देता हूँ। ठीक है? हमारी जो नेशनल लेवल पे हर स्टेट में उनकी राजधानियों में जो मीटिंग शुरू होंगी वो 27 तारीख से शुरू हो रही है, 26 तारीख के बाद, क्योंकि 26 तारीख का गणतंत्र दिवस है। हम उसके विषय में कहीं नहीं चाहते कि कोई किसी तरह की कोई बात हो, तो वो 27 तारीख से शुरू हो रहा है। हो सकता है इन डेट में हमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़े, लेकिन ये टेंटेटिव जो प्रोग्राम है वो ये है 27 जनवरी को हैदराबाद में हमारी बड़ी मीटिंग होगी इस ईवीएम के मसले को लेकर।
28 जनवरी को राजस्थान में गुजरात में राजकोट में हमारी मीटिंग होगी इस ईवीएम को लेकर। वहां और बड़ा प्रोग्राम है। 29 तारीख को हमारी मुंबई में मीटिंग होगी। तो मुंबई के जो साथी हैं वो सब इसके माध्यम से जो खबर आ रही है पहुंचेगी आप तक, तैयारी करें। राजकोट वाले भी तैयारी करें, हैदराबाद वाले भी साथी तैयारी करें। 30 तारीख को हम लोग बेंगलोर में हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद 2 तारीख को हरियाणा रोहतक में हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद 4 तारीख को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद 6 तारीख को मध्य प्रदेश में भोपाल में हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद 8 तारीख को राजस्थान जयपुर में हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसके बाद दिल्ली में 11 फरवरी को, यानी 11 फरवरी को जो प्रोग्राम होगा वो दिल्ली में होगा। और दिल्ली में इस बार ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। जो अब तक नहीं हुआ है वो प्रोग्राम इस ईवीएम को लेकर दिल्ली में जबरदस्त तरीके से होगा। बस इतना ही मुझे बताना है। और इसके बाद जो आगे की सारी चीजें हैं वो आदरणीय डीसी कपिल साहब, हाँ, फोन के विषय में आप बताएंगे ना कि किस तरह से चल रहा और कैसे उसको क्या। तो डीसी कपिल साहब जो फोन हमारा मिस कॉल वाला है और जो सारी चीजें हैं उसके विषय में आदरणीय डीसी कपिल साहब आपको बताएंगे। आदरणीय डीसी कपिल साहब। राहुल सर, बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। कंटिन्यू। सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हार्दिक स्वागत है। ये 31 तारीख को भी एक बड़ा प्रोग्राम जंतर मंतर पे हो रहा है। हम गुजारिश करेंगे अपने सभी साथियों से कि उसमें भी जाया जाए। वो हाँ, देखिए, हमारे सम्मानित साथियों ने, महमूद पराचा जी ने, राजनपाल गौतम जी ने, भानु प्रताप जी ने आपको सिलसिलेवार सारी बातें बताई हैं। जब तक कि आप जैसे पत्रकार देश के तमाम राज्यों के अंदर, तमाम शहरों के अंदर इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये आंदोलन पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर हम बार बार दिल्ली में ही करते रहेंगे और दिल्ली को ही उद्वेलित करते रहेंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। इसलिए पूरे देश के अंदर जो 10 प्रोग्राम नेक्स्ट अभी भानु प्रताप जी ने घोषित किए हैं, वहां पर भी हमारी इसी तरीके से टीमें बनेंगी। और उसके बाद में लास्ट में 11 फरवरी को दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम होगा। इसलिए जो साथी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली और एनसीआर के साथी हैं, जो अलग अलग संगठन चला रहे हैं, उन तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बन करके इस आने वाली 11 फरवरी के दिल्ली के इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बने और ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की इस मुहिम में हमारा साथ दें। दोस्तों, एक नंबर हमने टोल फ्री आपके प्रेस के माध्यम से जारी किया था 9667722062 के नाम से। उसमें तमाम तरीके की बाधाएं आ रही है और बाधाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि एक ही समय पर टेलीफोन करने वाले लोग सैकड़ों होते हैं और टेलीफोन में जो पासिंग होता है वो सिर्फ 1 या 2 नंबर हो पाते हैं। ये दिक्कत पूरे देश से आ रही है, पूरे देश से हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ तमाम देशवासियों को ये बताना चाहते हैं हम कि आने वाले मात्र 2 दिन के अंदर हम टेक्निकली एक ऐसे ऑपरेटर्स और ऐसी टेक्निक को आपके सामने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे जिसमें देश के 1 करोड़ लोग नंबर डायल करेंगे तो उनको नंबर ना मिलने की शिकायत नहीं आएगी। अब ज्यादातर जगह से ये हो रहा है, उनको मैसेज आएगा, शिकायत आ रही है कि उधर से नंबर मिलाते हैं वो बंद जा रहा। वो बंद नहीं जाता, वो हो ये रहा है कि जो आदमी नंबर मिला देता है बाय द वे वो 2 बैल देने के बाद में उसको काटता नहीं, वो लगातार चलता रहता है। एक तो वो टाइम ज्यादा हो रहा है और दूसरी बात यह है कि एक ही समय पर जब ज्यादा लोग
एक ही नंबर पर करेंगे। और देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये 1 सेकंड के लिए भी ये नंबर बंद नहीं हो रहा, ये लगातार चलता जा रहा है। इसमें 1 लाख के लगभग, सुबह 99,000 थे, 1 लाख के लगभग नंबर हमारे देश के अलग अलग शहरों के अलग अलग कॉर्नर्स है, इसके अंदर आ चुके हैं। और इसके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं, और जिन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से इस आंदोलन में हिस्सेदारी तय करने की पेशकश की है, उस पेशकश के आधार पर ही अगले 10 प्रोग्राम हमने अलग अलग शहरों के निर्धारित किए हैं। जो शहर, जो राजधानियां, जो मेट्रो सिटीज जो है अभी छुटी हुई है, मैं उन साथियों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इसका हिस्सा बने, आप लोग भी अपने यहाँ प्रोग्राम करें। और जो गांव, देहात, मोहल्ले, कस्बे के भाई और बहन हैं, वो भी छोटी छोटी जगह पर, जहां जिसके जितने संसाधन हैं, जहां जिसके जितने जानने वाले हैं, प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में इस तरीके के प्रोग्रामों को आयोजन में सब लोग अपनी भागीदारी निभाएं। जब तक हर इस देश का नागरिक इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा, क्योंकि देश बहुत बड़ा और समय बहुत कम है, हमारे पास मात्र लोकसभा के चुनाव की नोटिफिकेशन होने तक मात्र 2 महीने का समय बचा है। क्योंकि संभावना है, पिछली बार 2019 के लोकसभा के चुनाव की जो नोटिफिकेशन आई थी वो 20 मार्च को आई थी, और 20 मार्च में, अब चूंकि जनवरी चल रही है, मात्र 2 महीने बचे हैं। 2 महीने के अंदर हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन 4, 6, 10 लोग मिल करके पूरे देश के अंदर आंदोलन को खड़ा करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए तमाम साथियों से गुजारिश है कि आप इसका हिस्सा बने और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो ये जो मोबाइल वाली समस्या है, जो नंबर पे टेलीफोन करने वाली समस्या है, इसकी क्लियरिफिकेशन में मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि इसमें हम एक ऐसा ऐप भी डाल रहे हैं कि जो ज्ञापन, कॉमन ज्ञापन हमने बनाया है, जैसे ही आप उधर से आप हमें मिस कॉल देंगे, तो मिस कॉल देते ही साथ हमारी तरफ से आपको 2 लिंक जाएंगे। एक लिंक पे हमारा ज्ञापन जाएगा और दूसरे लिंक पे जो हमने एक परफॉर्मा बनाया है गूगल पर, वो आपके उसमें जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके, निकाल करके अपने अपने एक परफॉर्मे को आप हमें भेजेंगे, और जो ज्ञापन है आप अपने जिले के कार्यालय में या आप अपनी राजधानी के कार्यालय में अपनी पूरी टीम और टोली के साथ वहां पर इसमें जमा करेंगे। तो दोस्तों, मैं एक बार पुनः, गूगल पे भी 1000 से ज्यादा फॉर्म भर के आ चुके हैं, जो गूगल फॉर्म हमने जारी किया। जो हमने भेजा था फार्म, उसमें भी 1000 से ज्यादा फार्म भर करके आ चुके हैं। पूरे देश में अब ये हो चुका है। और देखिए, टेक्निक क्या है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज अपने सम्मानित साथियों से भी, भाई गलतियां हैं, और गलतियां अगर ना होती तो ये मामला इतने तेजी से पूरे देश में सामने न आता। एक केस हमारे सामने, पहली आप सब लोग उसमें थे, हमारे एक साथी आए थे राजस्थान से। चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ये घोषित करता है कि मुझे इतने वोट मिलेंगे, और वो साथ में ये भी घोषित करता है कि इस देश में मेरा जो प्रतिद्वंदी है, कांग्रेस का प्रत्याशी, उसको इतने वोट मिलेंगे। और जिस दिन काउंटिंग होती है तो जो उसने भविष्यवाणी की है उतने ही वोट निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 92,000, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं, और कांग्रेस के प्रत्याशी को उससे बहुत कम। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये क्या है, इसमें कुछ बताने की जरूरत। मध्य प्रदेश का मैटर था। और जो अभी राज्यपाल गौतम ने बताया, ये तो केस कई सालों से चल रहे हैं, क्योंकि मैं तो 3 चुनाव लड़ चुका हूं विधानसभा का। होता यह है कि प्रत्याशी जो खुद अपना वोट दे करके आता है, उस बूथ की जब काउंटिंग होती है तो उसका वोट ही नहीं होता है कि उसका वोट खुद का कहां चला गया। उसकी घरवाली ने दिया, उसकी मां ने दिया, उसके बाप ने दिया, भाई ने दिया, बच्चों ने दिया, उनको तो छोड़ दो, हो सकता है वो भी विरोधी हो, लेकिन आदमी का खुद का दिया हुआ वोट गायब हो रहा है जिस मशीन से, तो आदमी खुद अपना विरोधी कैसे हो सकता है जो लाखों करोड़ों रुपए लगा करके चुनाव में उतरता है। इससे बड़ी कोई धांधलेबाजी हो नहीं सकती। कुल मिलाकर ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा इस बात के लिए अड़िग है कि किसी भी सूरत में आने वाले 2024 का लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। ईवीएम से हम चुनाव किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस प्यार और मोहब्बत और ये प्रचार करने का माध्यम है जो पूरा देश इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन के लिए खड़ा हो चुका है। इस लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में, सच्चे प्रहरी वास्तव में हमारे ये तमाम साथी ही हैं जिनकी वजह से इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा पाए हैं।
और इस जो हमने 6 साथियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर घोषित की थी, इसमें भी हम जो समान विचारधारा के साथी रहेंगे उनको निश्चित रूप से हम लोग इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग एक जैसी विचारधारा के आएं और ये आंदोलन बढ़े। हमारे जिन साथियों ने देश के जिस कोने में भी, उनका संगठन चाहे कोई भी है, उनका बैनर चाहे कोई भी है, जहां पर भी ईवीएम के विरोध में वो प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर उनको हमारी जरूरत है तो हम वहां पर फिजिकली जाएंगे, और जरूरत नहीं भी है तो भी हम वहां पर जाएंगे। हमारा तन मन और धन हर तरीके से उनके साथ पूरी तरीके से पूर्ण समर्थन है, संपूर्ण समर्थन है। और जो दिल्ली के अंदर 31 जनवरी को एक प्रोग्राम ईवीएम के खिलाफ होने जा रहा है, मैं तमाम साथियों को जो आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज सुन रहे हैं, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा इस बात का आह्वान करता है कि सब लोग उस प्रोग्राम में शिरकत करें, शामिल हो और उसको कामयाब करें, क्योंकि ये एक आदमी की लड़ाई, एक संगठन की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन तमाम साथियों की लड़ाई है जो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से देश के अंदर चुनाव कराना चाहते हैं। सर, मैं देख रहा हूं अभी लाइव आपके डेमोन्स्ट्रेशन में ही कंटिन्यू कॉल्स आ रही हैं। आप लोगों ने पहले नहीं सोचा था, या आपको इस बात की कुछ उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ये एक महाज बन जाएगा कि, ये नहीं हमें कि पता लाखों कॉल जो है अभी भी मैं देख रहा हूं और लाइव लोग देख रहे हैं कि इस वक्त भी कंटिन्यू फोन आपका लगातार रिंग हो रहा है। ये देखिए अभी भी कॉल एक के बाद एक चल रही है। हाँ नहीं फैन भाई, हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोगों को या किसी को कितना एहसास है हमें नहीं पता, पर आप काउंट कर लेना, जिस दिन इसकी फाइनल टैली आएगी 25 करोड़ से ज्यादा फोन इसमें आपको मिलेंगे। हम इसका डाटा देंगे आपको, 25 करोड़ से ज्यादा फोन। आप देखना, हमें मालूम है कि कितनी गहराई तक आप लोगों के माध्यम से ये पेनिट्रेट किया हुआ है, गांव गांव से कहां से फोन। इसीलिए हम कह रहे हैं प्रजातंत्र में वोट की चोरी देशद्रोह है। हाँ, और वोट की चोरी करने वालों पे देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। और ये चोरी नहीं, ये गुप्त डकैती है। चोरी का चोर तो पकड़ा जाता है, ये तो डकैती है। डकैती भी गुप्त रूप वाली डकैती है, इसमें तो चोर का पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है। अब आपके जो सवाल हो, प्लीज आप लोग अपने सवाल करें। हाँ एक मिनट, हाँ हिजम साहब थोड़ा, जो ज्ञापन है हमारा, आप लोगों को कैसे भेजा जाएगा, उसका लिंक वगैरह वो बताएंगे, और कहाँ कहाँ जा चुका है ज्ञापन। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारा देश का नागरिक जाग चुका है। देश का नागरिक बनने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों को 5 किलो अनाज में पालने की कोशिश किया था, लेकिन वो अब नहीं चलेगा। देश का नागरिक जाग चुका है। हमारे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का हमारा जो ज्ञापन है, उसमें हमने एक लिंक बनाया गया था। हमने लिंक बना करके हमारा जो वेबसाइट में भी डालेंगे, हमने सबको, हमारा मीडिया के साथियों को हमने इसको सर्कुलेट किया गया। अभी जो देश के जो अलग अलग कोने से, मणिपुर से लेकर के अलग अलग जगहों से हमने ये जो ज्ञापन जो है लोगों ने इलेक्शन ऑफिसर के पास सौंपना शुरू कर दिया है। मलकीत खामरा जी ने पंजाब से किया है, जलंधर से। अरविंद उपाध्याय जी उन्होंने लखनऊ से किया है। उसके बाद अरविंद उपाध्याय जी ने गोरखपुर से किया है। उसके बाद 2 जगह से, कौन सा, कानपुर से किया है। रहीबुल शेख ने असम से किया है। उसके बाद भानु प्रताप जी, ये भानु प्रताप नहीं, लखनऊ से एक और भानु प्रताप जी हैं। भानु प्रताप जी ने लखनऊ से किए हैं। और लुआंग चा, ये मणिपुर से, इम्फाल से, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को परेशान कर रखा पिछले मई महीने से। लेजरस गोम्स, ये कलकत्ता से हैं। ये उन्होंने जो ज्ञापन ये सौंप चुका है। मिस्टर जमशेद सलीम बिहार से ये ज्ञापन दे चुका है। आज भी कई जगह से आने का बाकी है। हम आने के बाद जो है, हाँ जी, डॉक्टर दुआ जी ने दिल्ली से दे चुका है, लेकिन एक्चुअली ये 25 तारीख से देना था। 25 को ही देना था, पर कोई बात नहीं, हाँ दोबारा दे देंगे उनको। तो ये अपडेट है, जैसे जैसे अपडेट होते आएंगे हम आपको सूचित किया गया है। देवरिया से, हाँ देवरिया से, उसके बाद कानपुर से, वहाँ मैनपुरी में सर वो सवाल जवाब कर लेते हैं, वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये तो नाम, ये तो जुड़ते रहेंगे नाम। रतनलाल, सुप्रीम कोर्ट का जो है एडवोकेट साहब है, बलराज जी है। ये देखिए सीनियर अधिकारी हैं, उनका भी बात रखना बहुत जरूरी है। बलराज साहब आइए, बलराज मलिक साहब। सर आपने जो कहा 31 तारीख को और फिर कहा 11 तारीख, सर कर लो खत्म इसको।
ये फिनिश हो जाना उसके साथियों, ये ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा इस वक्त जो काम कर रहा है, ये देश की जनता का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही है। आंदोलन पूरे देश का है, पूरे देश के लोग इस आंदोलन से सहमत हैं। और सरकार इस वक्त किस काम में लग रही है, सरकार को आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं इनको स्पष्ट नजर आ रहा है कि इनकी हार आगामी इलेक्शन में है। ये किसी भी तरह से ईवीएम को हटने नहीं देने की कोशिश में है, जुगाड़ में है। सबसे बड़ा जुगाड़ किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो नया कानून लेके आए चोर दरवाजे से, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग थे ज्यादातर वो मेजोरिटी के जो लोग हैं वो बंधक लोग हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से कोई बोल नहीं पाता, व्हिप जारी होती है, व्हिप होता है जैसे पशु को सांटा मारा जाता है, चाबुक मारा जाता है। इतना बेहुदा शब्द डेमोक्रेसी में यूज नहीं होना चाहिए थे, कैसे यूज हो रहा है शब्द। तो उस कानून को पास किया गया। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, देश का संविधान जिन हमारे फोरफादर्स जिन लोगों ने बनाया है, उसमें स्पष्ट तौर पे इस मुद्दे पे बात हुई और डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें स्पष्ट सभी सदस्यों को किया था कि देश में इलेक्शन पूरे फ्री एंड फेयर होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को बनाने वाले जो लोग होंगे वो सरकारी नहीं होने चाहिए, यानी एग्जीक्यूटिव से नहीं होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो चुने हुए नेता, जो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, कुछ भी हो, इन लोगों का कोई उसमें हाथ नहीं होना चाहिए। और इन्होंने बदमाशी करके 2 आदमी तो खुद ही हो गए, एक तीसरा अपोजिशन का हो गया। अपोजिशन वाले की तो कोई पूछ ही नहीं, ना उसको चिट्ठी मिलनी, फॉर्मेलिटी होनी है और 2 आदमी अपनी मर्जी से फैसला कर लेंगे। इससे बड़ा देशद्रोह, देश के साथ धोखा कोई नहीं है। ये कानून बनाने वाले वो पार्लियामेंटेरियन भी और इस वक्त की जो सत्ता है ये देशद्रोह का काम करिए। देशद्रोही सबसे बड़े ये लोग हैं। एक और बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। जितनी भी वेलफेयर स्कीम है वो आर्थिक समानता के लिए नहीं हो रही है, ना आर्थिक न्याय के लिए हो रही है और ना कोई पॉलिटिकल न्याय के लिए काम हो रहा है। अब देखिए, एक नोटबंदी हुई थी बिना रिजर्व बैंक की सलाह के, एक वो बड़ा फ्रॉड हुआ था देश के साथ अपनी मनमानी करने के लिए, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बिना उसके एक्सपर्ट लोगों के पूछे, इस देश का बैंक, रिजर्व बैंक का जो कंट्रोल करता है सारा मुद्रा को, सारे नोटों को, उसकी भी पूछ नहीं हुई। ये क्लियर है इस देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो चुकी बातें। जब प्रधानमंत्री इस तरह का फैसला ले सकता है इस देश में, इसका मतलब है डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है देश में। कोई आदमी डेमोक्रेसी के नाम पे, कुछ लोग शासन कर रहे हैं या निरंकुशता से कब्जा किए बैठे हैं देश में। इसी तरह से कहीं किसानों के आंदोलन को 13 महीने लोग मर गए, सैकड़ों लोग मरे और उन सैकड़ों लोगों के मरने पे किसी एक को राष्ट्रपति का पद फ्री पॉकेट में मिल जाता है। और उन्हीं किसानों के नाम पे जब कानून बनाने की बात हो, कितनी बेइज्जती की उनकी। इतने तो बॉर्डर पे भी किले नहीं गाड़ी गई। इसी देश के अन्नदाताओं को, अन्न पैदा करने वाले किसान और मजदूरों को किस तरह से ऐसे रखा जैसे ये एलियन लोग हैं, दूसरे ग्रह के लोग आ गए हैं। इतनी बदसलूकी वो समाज नहीं भूल पाया, पूरा किसान समाज देश का। फिर क्या किया? उनको मरहम लगाने के लिए कि भाई 6,000 उनके खाते में भेज दो। वो 6,000 किस लिए भेज रहे हैं? उस 6,000 से कोई किसान वोट नहीं दे रहा, ना देगा फ्यूचर में भी। वो 6,000 आंखों में धूल झोंकने के लिए है। कहीं लाडली बहन स्कीम है, कहीं निःशुल्क राशन है। कोई निःशुल्क राशन वाला भी किसी के बाप का राशन नहीं है देश में। जितने लोग अगर भूख में राशन की जरूरत है तो इसका मतलब असमानता है, कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता है, अपॉर्चुनिटी पे डाका है लोगों की। इसलिए नहीं, वरना सबको हाथ है, सब काम करना चाहते हैं और सब में योग्यता है, पूरे सिटीजन देश के योग्य हैं। ये ड्रामे क्यों हो रहे हैं पता आप लोगों को? ये ना आर्थिक न्याय के लिए है, ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए है। ईवीएम रखो, ईवीएम में गड़बड़ करो, फिर क्या होगा? कोई सोचेगा, किसान सोचेगा फ्री राशन, निःशुल्क राशन लेने वालों ने वोट दे दिया होगा। निःशुल्क राशन वाला सोचेगा किसानों को 6,000 रुपए मिले, उन्होंने वोट दे दिया होगा। पुरुष सोचेंगे लाडली बहनों ने वोट दे दिया होगा। कुछ लोग सोच लेंगे, माहौल जो बनाया जा रहा है, यार ये तो राम मंदिर के प्रसाद खाने वालों ने वोट दे दिया, इसलिए हवा हो गई, ये फ्रॉड करने जा रहे हैं ईवीएम मशीन से। कोई हवा नहीं है, प्रसाद खा के ये लोग, कोई प्रसाद किसी का दिया हुआ प्रसाद खा के उसका गुलाम नहीं होता। कोई 6,000 रुपए ये किसान भीख कभी मांगी नहीं किसानों ने, जबरदस्ती दे रहे हैं उनको, 6,000 दे गए। ये सारा का सारा क्या है? चोर
रेल के डब्बे में भी ठग लोग क्या करते हैं, प्रसाद में कुछ नशीली चीज खिला देते हैं और फिर सामान लूट के ले जाते हैं। ये सामान लूटने का सारा जुगाड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम अगर नहीं हटी तो इसी तरह जैसे सैनिकों की जो हत्या हुई, जो पुलवामा हुआ, जिसमें स्पष्ट अब कहा जा रहा है जिसकी जांच तक नहीं हुई, देश के सैनिक मर जाते, जांच नहीं हुई और मिनिस्ट्री जहाज तक नहीं दे रही, उसका क्लियर कट एक तरह से आरोप नहीं। अब पूरा देश ये समझ रहा है कि वो हत्याएं साजिशन हुई हैं हमारे सैनिकों की। और फिर उस हवा में कि भाई पुलवामा के नाम पे वोट दे दो, वोट मिली नहीं पुलवामा के नाम पे, लोगों को बहम हो गया, लोगों ने सोचा वोट मिली होंगी, तब भी ईवीएम में गड़बड़ की बात है ये सारी की सारी। ये ईवीएम में गड़बड़ करके और ये सोचेंगे भाई राम मंदिर की हवा, कोई हवा हुआ नहीं है, ढोंग की इस देश में कोई हवा नहीं। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म कांड में हिस्सा लेते हैं, आस्था रखते हैं, मगर आस्था हमें गुलाम नहीं बनाती, ना हम किसी की गुलामी करते, ना हमने करी। और किसी राम के कहने पे हम जिंदा लोगों के हालात देख के वोट करेंगे या किसी पुराने बुजुर्ग के नाम पे, कथा कहानियों के किसी बुजुर्ग के नाम पे, उसके नाम पे वोट करेंगे? कौन इतना मूर्ख है? कोई नहीं है। ये सारा का सारा ढोंग हो रहा है ईवीएम के जरिए गड़बड़ करने के लिए, ताकि लोग नपुंसक हो जाएं, बोल ना पाए। और नेता तो ज्यादातर नपुंसक हैं। जो नेता किसी न किसी रूप में छोटे मोटे भ्रष्टाचार में शामिल हैं, ईडी और इनकम टैक्स से डर जाते हैं, आज छापा गेरो, अगले दिन स्टेटमेंट कुछ और देने लग जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बहुत सारे नेता दिन में अपनी अपनी पार्टियों में, रात को बीजेपी में है। ऐसे नेताओं से पूरे देश की जनता को हम आह्वान रिक्वेस्ट करते हैं, बचना फ्यूचर में, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। और ईवीएम के मुद्दे पे सारा देश एक है और संयुक्त मोर्चा में और भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। देश के वो सारे संगठन जो किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं, जो संघर्षरत हैं और जिनको कुचलने की कोशिश आज की सरकार कर रही है, उन सब लोगों से संपर्क हमें खुद करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है सबसे संपर्क करें, सब साथ आने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसान मोर्चे हों, चाहे कोई मजदूर मोर्चा हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारियों का मोर्चा हो, सारे के सारे लोग साथ आने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे को जब सारे इकट्ठे होकर लेंगे तो छोटी छोटी चिड़िया भी जैसे जाड़ लेके शिकारी का उड़ गई, कहानी हम पढ़ते रहे हैं, इसी तरह से होगा। और ये मजबूरन नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधी रात में उठाया जाएगा कि साइन कर दो, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और तब जाके इस देश में बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रतन लाल जी से, वो भी आए और थोड़ा ब्रीफ करें।